हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सोमवती नाम के एक छोटे से गांव में एक बहुत अमीर परिवार रहा करता था। गांव में सब उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे। उस परिवार में सोमेश ठाकुर, उसकी पत्नी लीलावती और उनकी बेटी राजश्री रहा करते थे। सोमेश ठाकुर का परिवार मंदिर जाता है, जहां वो मंदिर को बहुत सारा धन देते हैं। पुजारी कहते हैं, आपके परिवार की तरफ से हर साल इतना सारा धन आता है, मालिक भगवान आपको और तरक्की दे। सोमेश ठाकुर कहते हैं, अरे पंडित जी, ये तो कुछ भी नहीं, आप बस लेते जाइए। लीलावती कहती है, हाँ पंडित जी, हमारा परिवार बहुत ही संपन्न है, किसी चीज की कमी नहीं है हमारे पास। आज ही राजश्री के नए गहने बनवाए हैं, इन्हें भी भगवान का आशीर्वाद दिलवा दीजिए। सारे गांव वाले उन गहनों को देखकर चौंक जाते हैं और आपस में बात करते हैं। एक गांव वाला कहता है, कितने प्यारे गहने हैं ना। बहुत पैसे हैं इनके पास, फिर भी देखो कितना सारा धन दान में देते हैं। हाँ, देखो कितने अच्छे लोग हैं, है ना। सोमेश ठाकुर का परिवार मन ही मन खुश होता है ये देखकर कि सब गांव वाले उन्हें कितना मानते हैं। लीलावती कहती है, देखा जी आपने, लोग हमारी कितनी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, तुमने सही कहा था, थोड़ा सा दान करने से ये गांव वाले हमें मानने लगेंगे। तभी लीलावती कहती है, और नहीं तो क्या, सुना नहीं आपने कैसे हमारी तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। हाँ, ये सब हम गांव वालों को दिखाने के लिए ही तो कर रहे हैं। सोमेश ठाकुर और लीलावती के चाहे कितने भी पैसे थे, लेकिन वे सिर्फ दिखावा करने के लिए ही दान और अच्छे काम किया करते थे, मन से नहीं। एक दिन कुछ गांव वाले सोमेश ठाकुर के घर आते हैं। सोमेश ठाकुर कहते हैं, क्या हुआ, आप सब यहाँ कैसे। एक गांव वाला कहता है, ठाकुर जी, हम आपसे कुछ मदद मांगने आए हैं। हाँ, सुना है आप सबकी मदद करते हैं और आप बहुत दयालु हैं। सोमेश ठाकुर मन ही मन खुश होते हुए कहते हैं, हाँ, अब वो तो मैं हूँ, कहिए क्या मदद चाहिए। गांव वाला कहता है, ये बेचारी लड़की अनाथ है, इसका कोई नहीं है, कृपया इसकी मदद कीजिए। सोमेश ठाकुर सोच ही रहा था कि इतने में लीलावती आ जाती है। लीलावती सोमेश के कान में कहती है, अरे सोच क्या रहे हो, इस लड़की को रख लेते हैं, घर के काम भी करेगी और राजश्री की देखभाल भी कर लेगी। सोमेश ठाकुर कहते हैं, ठीक है, आज से ये यहीं रहेगी, हम इसे गौशाला का काम भी सिखाएंगे और खाना पीना भी हम इसका देख लेंगे। गांव वाला कहता है, देखा, हमने कहा था ना, मीरा, सोमेश ठाकुर तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। मीरा कहती है, धन्यवाद ठाकुर जी। उसके बाद से मीरा सोमेश ठाकुर के यहाँ ही रहने लगी। लीलावती उससे बहुत सारे काम करवाती थी और उसे पीछे गौशाला में ही रहने को कहा गया था। मीरा अपना हर काम बहुत ईमानदारी से करती थी और कभी कोई शिकायत भी नहीं करती थी। वो गौशाला की गायों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। इससे सारी गायें उससे बहुत प्यार करने लगी थी। एक दिन सोमेश ठाकुर का परिवार मंदिर से लौट रहा था। तभी उनके घर के पास एक गर्भवती गाय खड़ी हुई थी। मीरा ने कहा, ये देखिए मालकिन, लगता है इस गाय को भूख लगी है, तभी इतना शोर कर रही है। लीलावती कहती है, इसे भगाओ यहाँ से, हमारे घर के आगे खड़ी है। मालकिन, हम उसे कुछ खिला दें, लगता है बहुत भूखी है कई दिनों से और गर्भवती भी है। लीलावती कहती है, कोई जरूरत नहीं है इसे कुछ भी देने की, पहले ही गौशाला में कम गाय हैं जो एक और को पाल लें। पर मालकिन, ये गर्भवती है, हम
कुछ ही दिन इसकी देखभाल कर लेंगे तो अच्छा होगा। इसी पर लीलावती कहती है, एक तो ये गर्भवती है और दूध भी नहीं दे पाएगी, इसको खाना खिलाओ वो अलग, कोई जरूरत नहीं है, भगाओ इसे यहाँ से। मीरा लीलावती को बहुत समझाती है पर वो उसकी एक नहीं सुनती। लेकिन मीरा का मन उस गाय को इस हालत में छोड़ने का नहीं कर रहा था। मीरा कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें गौशाला में पीछे के दरवाजे से ले जाती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ, तुम भी वहीं रह लेना। मीरा गर्भवती गाय को पीछे के दरवाजे से गौशाला ले आती है और अपने छोटे से कमरे में रखती है। तुम यहाँ रहना, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तभी वो गाय कहती है, तुम बहुत अच्छी हो मीरा। मीरा आश्चर्य करते हुए कहती है, तुम बोल कैसे सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, पर मेरी आवाज सिर्फ अच्छे लोग ही सुन सकते हैं। तुमने मेरी मदद की, इसीलिए तुम मेरी आवाज सुन सकती हो। अच्छा, चलो ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मीरा उस गर्भवती गाय का बहुत ख्याल रखती है। कई बार वो अपना खाना भी उसे खिला देती थी और उसे ढेर सारी बातें किया करती थी। हम रोज इतनी ही बातें करते हैं, पर तुमने अपना नाम नहीं बताया कभी। मेरा नाम नंदिनी है। तुम यहाँ कहाँ से आई हो? घर कहाँ है तुम्हारा? मैं दूर स्वर्ग नाम के गांव से आई हूँ। मेरा तो कोई नहीं इस दुनिया में, अकेली ही हूँ। मेरे माता पिता की मौत के बाद काका काकी के साथ रहती थी और फिर वे भी दूसरे गांव चले गए और अब ठाकुर जी के यहाँ मैं काम करने लगी। पर ये लोग बहुत घमंडी हैं। ये लोग तुमसे कितना काम करवाते हैं। कोई बात नहीं, काम करना मुझे पसंद है। तुम बहुत अच्छी हो मीरा। देखना, एक दिन तुम बहुत बड़ी बन जाओगी। मीरा गाय के साथ अपने सुख दुख बांटने लगी। मीरा गाय की बहुत सेवा करती थी, लेकिन एक दिन लीलावती ने मीरा को गाय के साथ देख लिया। लीलावती ने कहा, क्यों री, मैंने मना किया था ना, फिर क्यों ले आई इसे यहाँ? अब देखो तो मैं दोनों को कैसे घर से निकालती हूँ। मालकिन, आप चाहे मुझे मार लीजिए, पर गाय को कुछ मत कीजिए, वो गर्भवती है। तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? लीलावती गुस्से में मीरा और गाय दोनों को घसीटकर बाहर निकालती है। ऐसा मत कीजिए मालकिन, हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, मेरा क्या, ये धर्मशाला नहीं खोल रखी है मैंने। सारे गांव वाले वहां आ जाते हैं। गाय कहती है, ये है तुम लोगों की असलियत। इतना पैसा होने के बाद भी एक बेजुबान जानवर की मदद नहीं की। मीरा से कितना काम करवाया, एक गर्भवती गाय को कितना कष्ट पहुंचाया तुमने। लीलावती आश्चर्य में कहती है, ये गाय कैसे बोल रही है? गाय कहती है, क्योंकि मैं एक जादुई गाय हूँ। मैं स्वर्ग से आई हूँ। तुम लोगों के दिखावे के धन से ज्यादा मीरा का मन सच्चा है। उसने मेरी बहुत सेवा की, इसीलिए मैं उसे वरदान देती हूँ कि वो गांव में सबसे ज्यादा अमीर होगी और सच्चे मन से सबकी मदद करेगी। इतना कहते ही वो गर्भवती जादुई गाय मीरा के लिए एक बहुत बड़ी हवेली बना देती है और इस गांव में अब सोमेश ठाकुर के परिवार की इज्जत कोई नहीं करता। गर्भवती गाय के जादुई बछड़े को जन्म देकर स्वर्ग लौट जाती है और वो जादुई बछड़ा मीरा के पास रहता है, जिससे वो हर जरूरतमंद की मदद करने लगी। शिक्षा। कोई इंसान पैसे से बड़ा नहीं होता, अपने कर्मों से बड़ा होता है।
इंसानियत से कीमती कुछ भी नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। गर्भवती गाय का साहस। नवीनपुर नाम के एक खूबसूरत गांव में शिवम नाम का एक गाय चरवाने वाला रहा करता था। उसके पास करीबन 25 गाय थीं, जिनकी वो अच्छे से देखभाल किया करता था। वो उन गायों को सुबह सवेरे और शाम को जंगल में ताजी घास चराने ले जाया करता था, जिससे वो सारी गाय स्वस्थ और खुश रहती थी और अच्छा और पौष्टिक दूध भी दिया करती थी, जिसे शिवम गांव में बेचता और पैसे कमाया करता था। उसकी 25 गायों में से उसकी चहेती गाय थी गौरी, जो उसकी सहेली की तरह थी। शिवम गौरी से कहता है, ए गौरी, क्यों इतना नाराज हो बैठी है? गौरी शिवम से मुंह फेर लेती है। अच्छा, अब समझ गया। आज सुबह से मैंने तुझसे बात नहीं की, इसीलिए ना गुस्सा है ना? गौरी ने हाँ में सर हिलाया। अरे गलती हो गई, अब माफ भी कर दे। चल अब घास तो खा ले, फिर मैं बैठ के तुझसे ढेर सारी बात करूंगा। अब खुश? शिवम गौरी से ढेर सारी बातें किया करता था और गौरी भी शिवम की हर बात समझा करती थी। गौरी एक बहुत ही हष्ट-पुष्ट और अच्छा दूध देने वाली गाय थी। सारे गांव में उसकी बहुत चर्चा थी और नाम भी था। एक गांव वाली औरत कहती है, अरे शिवम भैया, गौरी को अब थोड़ा आराम दिया करो। अब वो गर्भवती है, बच्चा होने तक उसे अच्छे से खिलाया पिलाया करो। उस पर शिवम ने कहा, हाँ भाभी जी, आपने सही कहा। अब से गौरी का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद शिवम अपनी सारी गायों को जंगल में घास चराने ले गया। वहाँ 2 जानवरों की तस्करी करने वाले आदमी आए हुए थे। वे दोनों गैर कानूनी तरह से जंगल के जानवरों को दूसरे देश बेच दिया करते थे, जिससे कभी जानवरों को मार दिया जाता था या कभी उनका शोषण किया जाता था। अरे, आज हमें यहाँ से अच्छे जानवर पकड़कर ले जाना है, समझा? हाँ, तस्करी करने में हमें अच्छा पैसा कमाना है। उनकी ये सारी बातें शिवम सुन लेता है। शिवम खुद से कहता है, ये तो जानवरों के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। मुझे पुलिस में इनकी खबर करनी चाहिए। मैं अभी जाकर पुलिस को लेकर आता हूँ। शिवम वहाँ से भागने का सोच ही रहा था कि जीवन और रंजीत उसे पकड़ लेते हैं। क्यों? तुझे क्या लगा कि हमें फंसाएगा? तू हमें नहीं जानता। अब तू देख, हम तेरे साथ और तेरी गायों के साथ क्या करते हैं। हमें जेल में डालने चला था। रंजीत और जीवन शिवम और उसकी सभी गायों को पकड़ लेते हैं और एक पानी के जहाज में उन्हें दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। इस लड़के को पानी में आगे फेंक देंगे, इसकी गायों को शहर ले जाकर बेच देंगे, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और वैसे भी इसकी गाय तो बहुत हष्ट पुष्ट है। गौरी ये सब सुन रही थी और शिवम को उन लोगों ने बांध रखा था। वो उसे छुड़ाना चाहती थी। गौरी, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। जाओ यहाँ से, तुम गर्भवती हो, तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। गौरी शिवम के हाथों पर बंधी रस्सी को अपने मुंह से खोलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ रंजीत आ जाता है। क्यों री गाय, तुझे हमारा डर नहीं? यहाँ अपने मालिक की मदद कर रही है। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जीवन, मेरा डंडा लेकर आओ। ये लो, मारो इसको।
तो फायर कभी हिम्मत नहीं करेगी अपने मालिक के पास आने की। रंजीत और जीवन गौरी को डंडे से खूब मारते हैं। मत मारो उसे, वो गर्भवती है, कुछ तो रहम खाओ। कैसे निर्दयी इंसान हो तुम दोनों। शिवम के लाख मना करने पर भी वो दोनों गौरी को खूब पीटते हैं और एक रस्सी से बांध देते हैं। गौरी इसके बाद भी हार नहीं मानती। वो अपनी भाषा में गायों से कहती है, हम सब चाहें तो यहाँ से निकल सकते हैं, बस हमें थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। एक गाय कहती है, पर हम कर क्या सकते हैं गौरी, तुमने देखा नहीं उन्होंने तुम्हारी क्या हालत की। अगर हम सब साथ मिलकर उनका सामना करें तो शिवम और अपने बच्चों की भी इन राक्षसों से रक्षा कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक तरकीब बताती हूँ, उससे हम इनका मुकाबला कर सकेंगे। गौरी सबको तरकीब बताती है। गौरी कहती है, सबसे पहले मेरी रस्सी खोलो, जल्दी। गौरी सबसे पहले चुपके से जाकर देखती है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। उस वक्त जीवन और रंजीत आराम से सो रहे थे। गौरी जाकर शिवम के हाथ खोल देती है। इस पर शिवम कहता है, शाबाश गौरी, मैं जाकर जहाज को किनारे पर लगा देता हूँ। गौरी अपनी साथी गायों को बुलाती है और रंजीत और जीवन को सोते हुए ही रस्सी से बांध देती है। रंजीत कहता है, अरे ये तुमने क्या किया, खोलो हमें। गौरी कहती है, सब लोग सींग मारो, इन लोगों को पता चलेगा कि जानवरों को मारना क्या होता है। सारी गाय मिलकर दोनों का बुरा हाल कर देती हैं। शिवम जहाज को रुकाकर पुलिस को ले आता है। यही है दोनों इंस्पेक्टर साहब जो जानवरों की तस्करी करते हैं, पकड़ लीजिए इन्हें। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, हमें इन दोनों की कई दिनों से तलाश थी, आज तुम्हारी गाय की हिम्मत की वजह से ये पकड़े गए। उस पर एक गाय गौरी से कहती है, गौरी, आज तुम्हारी वजह से हम सब बच पाए। तुम गर्भवती हो, फिर भी तुमने अपने बारे में ना सोचकर सबकी मदद की। मुझे तुम पर गर्व है। गांव में शिवम और गौरी का बहुत सम्मान किया जाता है और गौरी एक सुंदर बच्चे को जन्म भी देती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। बीसनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां लखन और उसकी पत्नी उर्मी रहते थे। वो दोनों गौशाला चलाते थे और गांव-गांव में दूध, दही, मक्खन ये सब बेचते थे। उर्मी गायों को संभालती थी और लखन दूध निकालकर उसे बाकी गांव में बेच आता था। दोनों अपनी गायों का बहुत ध्यान रखते थे। उन्हें समय पर चारा देना, उन्हें बीमारियों से बचाना, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। उन दोनों ने अपनी गायों के अलग-अलग नाम भी रखे थे। किसी का नाम गोपी तो किसी का नाम रूही तो किसी का मंगला। वो अपनी हर गाय को घर के सदस्य की तरह ही रखते थे। लखन अपनी पत्नी से कहता है, अरे उर्मी, आज मंगला इतना चिल्ला क्यों रही है? सब ठीक है ना? उर्मी ने कहा, आज इसे बच्चा होने वाला है पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है ज्यादा। लखन ने कहा, मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। लखन डॉक्टर को बुला लाता है और डॉक्टर मंगला को चेक करते हैं और लखन और उर्मी से कहते हैं, मंगला की हालत अच्छी नहीं है, मैं बच्चे को बचा सकता हूँ, मंगला नहीं बच पाएगी। डॉक्टर मंगला का ऑपरेशन करते हैं और बच्चे को बचा लेते हैं पर मंगला मर जाती है। लखन और उर्मी बहुत उदास हो जाते हैं मंगला के जाने पर। मंगला का बच्चा बहुत छोटा था, उसको माँ की जरूरत थी। उर्मी उसका माँ की तरह ख्याल रखती थी और उसका नाम भी उसने रख दिया था मीठी। मीठी उठो, चलो खाना खा लो। मीठी छुप जाती है। लखन प्यार से मुस्कुराते हुए उससे कहता है, ये लो, तुम्हारे साथ एकदम बच्ची की तरह खेलती है, पूरा दिन तुम्हारे आसपास घूमती रहती है, तुम्हें ही ये अपनी माँ समझती है। मैं तो हूँ ही ना इसकी माँ,
चलो मीठी, जल्दी से आ जाओ। मीठी और उर्मी का रिश्ता सच में माँ बेटी जैसा था। जैसे जैसे मीठी बड़ी होती गई और भी प्यारी होती गई। वो एकदम सफेद रंग की लाल आंखों वाली, प्यारे से सींग, और उर्मी उसे इतना सजा के रखती थी। उसके गले में प्यारी सी घंटी, पैरों में घुंघरू, सर पे तिलक लगा कर रखती थी। कोई भी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता था। मीठी न सिर्फ सुंदर थी, पर उसके आने के बाद उर्मी और लखन का व्यापार भी अच्छा हो गया था। उनके पास काफी पैसा भी आ गया था। एक दिन लखन का भाई उसके घर आता है अपनी पत्नी के साथ। लखन का भाई कमल कहता है, अरे वाह भैया, आपका व्यापार तो और भी अच्छा हो गया है। आपने तो बहुत तरक्की कर ली है। कमल की पत्नी चंपा कहती है, हाँ, इतना अच्छा मकान, पैसा, सब कुछ, ये सब कैसे कर लिया आप दोनों ने? उर्मी चंपा से कहती है, ये तो सब मीठी के शुभ कदमों से हुआ है। बहुत प्यारी है मीठी। मेरी मीठी के आने के बाद सब कुछ अच्छा होता चला गया। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा तो कारोबार ही ठप हो गया है, क्या बताएं आपको। हाँ भैया, अगर आपके पास कुछ काम हो तो बताइएगा। अरे हमारा कारोबार तो वैसे ही इतना फैलता जा रहा है, तुम दोनों भी हमारे साथ ही काम कर लो। चंपा और कमल दोनों लखन और उर्मी के साथ ही गौशाला में काम करने लगे, पर वो गायों का उतना ख्याल नहीं रखते थे जितना कि लखन और उर्मी रखते थे। सिर्फ अपने भैया और भाभी को दिखाने के लिए वो थोड़ा बहुत काम कर लेते थे। उनका मकसद तो सिर्फ लखन और उर्मी के पैसों को पाना था। एक दिन अचानक उर्मी और लखन को दूसरे गांव जाना पड़ा। उर्मी चंपा से कहती है, चंपा, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। तुम और कमल यहाँ रहकर गायों का ख्याल रखना और मीठी का खास ध्यान रखना। वो गर्भवती है, हमें पता नहीं कितने दिन लग जाएं। दोनों को काम सौंप कर वो चले जाते हैं। चंपा अपने पति से कहती है, अरे वाह, अब आया है कुछ मौका कमाने का, अब मजा आएगा। चंपा और कमल गायों का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे थे। उनका चारा भी उन्होंने बेच दिया और उन्हें खाना भी नहीं देते थे। मीठी गर्भवती थी, इसीलिए उसे ज्यादा भूख लगती और वो चिल्लाती थी। चंपा उसकी आवाज सुनकर चिढ़ती और उसे डंडे से मारती। सारी गायों का दूध निकालकर उसमें और पानी मिलाकर वो उससे ज्यादा पैसा कमाने लगे थे, और गायों को ना तो ठीक से खाना मिलता था और ना ही उनका ख्याल रखा जाता था। चंपा अपने पति से कहती है, अरे सुनो, ये मीठी तो बहुत परेशान कर रही है, ना दूध दे रही है और खाना भी बहुत खा रही है। मैं तो कहती हूँ इसे कहीं छोड़ आते हैं, जान छूटेगी इससे। कमल कहता है, हाँ, और भैया और भाभी से कहेंगे कि मीठी भाग गई। दोनों मीठी को जंगल में कहीं दूर ले जाकर छोड़ देते हैं। बेचारी मीठी एक तो गर्भवती थी, दूसरा इतने दिनों से उसने कुछ खाया भी नहीं था। कमजोरी के कारण वो वहीं बैठ जाती है और दर्द से कराहने लगती है। वहीं से कमल का एक दोस्त गुजर रहा था। उसने मीठी को इस हालत में देखा और दौड़ते हुए लखन और उर्मी को बताया कि मीठी जंगल में इस हालत में है। लखन और उर्मी मीठी के पास आते हैं और तब तक डॉक्टर भी वहां आ जाते हैं। ये मीठी की क्या हालत हो गई? किसने किया ये सब? हम मीठी और बाकी गायों को कमल और चंपा के भरोसे छोड़कर आए थे। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर मीठी को चेक करते हैं और उसे इंजेक्शन लगाते हैं। मीठी दर्द से कराह रही थी। इसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है और इसकी पीठ पर काफी चोट लगी है। किसी ने बहुत मारा है इसे, इसीलिए इसकी ये हालत हो गई है। डॉक्टर की बहुत कोशिश करने के बाद मीठी के बच्चे को बाहर निकाला गया और मीठी को उन्होंने अच्छे से खिलाने पिलाने के बाद उसे होश आया। उसने जैसे ही उर्मी और लखन को देखा, वो उर्मी से लिपट गई और रोने लगी। लखन अपने साथ पुलिस को ले आता है और उन दोनों को गिरफ्तार करवाता है। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इनको। ये दोनों जानवरों पर अत्याचार करते हैं और पानी वाला दूध भी बेचते हैं।
डाल दीजिए इन्हें जेल में। उर्मी चंपा से कहती है, एक औरत होकर गर्भवती गाय को इतना सताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम तो औरत कहलाने के लायक भी नहीं हो। सारी गाय बहुत खुश हो जाती हैं अपने मालिक को वापस देखकर।